नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ की। आपको पता है अभी जो इस परिस्थिति से देश गुजर रहा है उसमें पाकिस्तान तो एक तरफ भारत के लिए संकट है ही, दूसरी तरफ बांग्लादेश भी एक दूसरा संकट है। बांग्लादेश में भी इस प्रकार की सरकार है जो भारत के खिलाफ लगातार जो है इस बात को भूलकर भी पाकिस्तान के साथ दोबारा संबंध बनाना चाहता है और संबंध को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद यूनुस की, जो वहाँ अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, और वहाँ के आर्मी चीफ जो वकारुज्जमा, ये दोनों जो वहाँ के सबसे ताकतवर व्यक्ति है वर्तमान में, वो इसके बावजूद कि जनरल टिक्का खान ने क्या किया, उन लोगों के साथ जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, और किस प्रकार से मुक्ति संग्राम वहाँ पर चला, और उस मुक्ति वाहिनी को, बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी को किस प्रकार से भारत ने मदद किया, और उसके बाद भारत किस प्रकार से परेशान रहा बांग्लादेश के घुसपैठ से। असम में भारत में चकमा शरणार्थियों की समस्या बांग्लादेश के कारण भारत को झेलना पड़ा लंबे समय तक। भारत का असम का इलाका जो है उग्रवाद की चपेट में रहा केवल बांग्लादेश के कारण, और उसी बांग्लादेश की सरकार आज भारत के खिलाफ लगातार अभियान चलाने में व्यस्त है। भारत के हित में सोचने वाली, करने वाली कितना की नहीं की ये एक विवाद का विषय है, लेकिन कम से कम सोचने वाली शेख हसीना वहाँ अपदस्थ कर दी गई। भागकर शेख हसीना को भारत आना पड़ा, वैसे ही जैसे तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। परिस्थिति एक ही थी, परिणाम भी दोनों का एक ही रहा। तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश इसलिए छोड़ना पड़ा था कि तस्लीमा नसरीन ने एक उपन्यास लिखा था लज्जा, उसमें मानवता, किस प्रकार से बांग्लादेश के लोग मानवता भूलकर, विशेषकर वहां के हिंदू समाज की महिलाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया करते हैं, लगातार चला आ रहा है पाकिस्तान की स्थापना के काल से ही। उसी के ऊपर वो लज्जा उपन्यास था, जिसके कारण, उस उपन्यास को लिखने के कारण तस्लीमा नसरीन का पूरा बांग्लादेश के कट्टरपंथी उसके दुश्मन बन गए। अंत में जान बचाने के लिए तस्लीमा नसरीन को भारत में शरण लेना पड़ा। अभी उसी प्रकार से शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा। कहा जाता है ऐसा कि वहाँ की आर्मी ने शेख हसीना को 5 मिनट का समय दिया था कि आप सोचिए और देश छोड़िए, वरना आपकी हत्या कर दी जाएगी, जैसे शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी। खैर, हमारा मुद्दा आज है बांग्लादेश का घुसपैठ। चूंकि ये परिप्रेक्ष्य इसीलिए बताना आवश्यक था जिससे कि हम बांग्लादेश को समझ सके, तब फिर बांग्लादेश के घुसपैठ को समझ पाएंगे। एक निश्चित योजना के तहत बांग्लादेश अपनी आबादी को भारत में शिफ्ट करता रहता है लगातार, और बांग्लादेश से घुसपैठ जो 1971 के बाद से लगातार शुरू हुआ, आज तक जारी है। और उसके लिए दो राज्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराने में, और यहाँ की राजनीति का भी बहुत बड़ा हाथ होता है वहाँ। कई ऐसे लोग बताते हैं कि बांग्लादेश से लोगों को इस पार आने के बाद भारत के ही कई राजनेता उनको यहाँ बसने में, उनको काम दिलाने में, उनको आधार कार्ड बनवाने में, उनका मतदाता आई कार्ड बनवाने में भारी मदद करते हैं कुछ पैसे लेकर। यहाँ तक कि अगर सीमावर्ती इलाके से उनका वोटर आई कार्ड बन गया, मतदाता सूची में नाम आ गया और उनका आधार कार्ड बन गया, तो फिर उनको देश के महानगरों में भी भेजने की व्यवस्था ये दलाल लोग किया करते हैं। और इन दलालों में सबसे बड़ी संख्या है राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि उनके लिए एक और बड़ा स्वार्थ होता है कि उनके लिए ये वोट बैंक का काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि जब बांग्लादेश से घुसपैठ होता है तो घुसपैठ के लिए दो महत्वपूर्ण राज्य, इसके लिए उनके सीमा, जो सीमावर्ती राज्य है, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको पता है ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी तो इनको बांग्लादेशी घुसपैठिया मानती ही नहीं है। अब आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री हुआ करती थी ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर ही
किस प्रकार से लोकसभा तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष, चूंकि उस समय में राज्य में सीपीएम की सरकार हुआ करती थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो सीपीएम की सरकार के बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में बसाने में मदद करने के विरोध में ममता बनर्जी ने मतदाता सूची, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम था और यह साबित हो चुका था कि ये लोग घुसपैठिए हैं जिनका नाम भारत के मतदाता सूची में शामिल हो चुका है, उस मतदाता सूची को सोमनाथ चटर्जी के सामने जाकर फाड़ती है और सोमनाथ चटर्जी के मुंह पर फेंक देती है और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देती है। वही ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल में केवल खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए, केवल वोट बैंक के लिए उन घुसपैठियों की पूरी मदद करती है। वही काम ममता बनर्जी आज कर रही है पश्चिम बंगाल में, जो काम उस समय ज्योति बसु की सरकार और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार किया करती थी। एक और राज्य महत्वपूर्ण राज्य था असम, लेकिन असम में आप कह सकते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा की जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए असम की सीमा सबसे बड़ा खतरा बन गया है और हेमंत बिस्व शर्मा किसी भी कीमत पर असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रवेश न कर सके, इसका पूरा इंतजाम करके रखा है उन्होंने। इसी कारण से बांग्लादेशी घुसपैठियों के निशाने पर बंगाल और बिहार है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी सबसे बड़ा रोचक विषय ये बिहार है, इसलिए कि मान लिए असम में तो हेमंत बिस्व शर्मा 4 साल पहले मुख्यमंत्री बने, ममता बनर्जी लगातार 11 साल से कर रही है, उससे पहले ममता बनर्जी 14 साल हो गया आप वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए, उससे पहले सीपीएम की सरकार थी। तो भाजपा तो लगातार गैर भाजपाई दलों पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती रहती है, लेकिन जब भाजपा शासित राज्य में ही घुसपैठियों को संरक्षण दिया जाए और भाजपा शासित राज्य सरकार वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करे और घुसपैठिए बिहार होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाए, मुंबई तक पहुंच जाए, तो फिर यहां बिहार में भाजपा की सरकार के रहने न रहने का क्या मतलब है। और अगर भाजपा सरकार रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या हक है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाए। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2005 से लेकर केवल बीच में 5-6 वर्षों को छोड़ दीजिए ना आप, कुछ दिन के लिए 2013 से 15 तक नीतीश कुमार की अकेले की सरकार थी, जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरोध में चले अलग हो गए थे। फिर 15 से लेकर 17 तक राजद के साथ सरकार थी और फिर 22 से लेकर 24 के जनवरी तक, इन 5-6 वर्षों को अगर माइनस कर दिया जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 14 वर्ष, लगभग 15 वर्ष तक नीतीश कुमार के साथ सरकार में रही है। उसके बावजूद अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए बिहार के रास्ते दिल्ली, मुंबई महानगर में पहुंच जाते हैं, यहां का आधार कार्ड बन जाता है, यहां के मतदाता सूची में नाम शामिल हो जाता है, तो धिक्कार है ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। बेशर्म भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिहार के चुनाव में किसी भी कीमत पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए आप तब तक बांग्लादेशी घुसपैठ आपके लिए बड़ा मुद्दा हुआ करता था जब तक आप नीतीश कुमार के साथ सत्ता में नहीं आए थे। आज भी जब आप नीतीश कुमार आपको अलग कर देते हैं, लात मार के भगा देते हैं, तब आप घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन जब आप सरकार में आते हैं, जब आपको कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप चुप्पी लगा देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर जिम्मेवारी अगर बिहार के रास्ते आज अगर कल दिल्ली में अगर 38 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं और उन्होंने वहां पूछताछ में स्वीकार किया कि वो बिहार के रास्ते होकर आए हैं, बिहार से डॉक्यूमेंट बनवाया है, तो धिक्कार है बिहार की सरकार पर और उससे यदि भारतीय जनता पार्टी पर। इसका मतलब तो यही समझा जाएगा ना कि भारतीय जनता पार्टी भी केवल वोट के लिए चुनावी मुद्दा बनाती है इसको। उसी प्रकार जिस प्रकार से अन्य राजनीतिक दल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार में घुसपैठ करवाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उनका आधार कार्ड बनवाते हैं, उनका मतदाता सूची में नाम शामिल कराते हैं, अंतर क्या रहा?
एक मदद करता है, दूसरा आंख पर पट्टी बांध के रखता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।